वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट पे। तो वापस से हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के, जहां पर बात हो रही है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो ये है इलेक्ट्रिक करंट का पहला लेक्चर। तो मैं बता दूं, अब तक हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जहां पर पहला था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और दूसरा आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और लास्ट टाइम हम लोगों ने 17 लेक्चर कंप्लीट किया था, जिसके बाद हम लोगों को एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं। और मैं बता दूं कि जो लोगों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं किए हैं वो लाइव क्लास में आकर के अपने जितने भी डाउट है वो क्लियर करेंगे। तो लाइव क्लास जो है वो कल होने वाली है, तो इसलिए बने रहिएगा और लेक्चर के लिए रेडी रहिएगा, जहां पर हम लोग सारे एनसीईआरटी के टफ क्वेश्चन और डाउटफुल क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। तो आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों को इलेक्ट्रिक करंट जानना तो है, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अच्छे से क्लियर है? बिल्कुल होना भी चाहिए। तो जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ओरिजिन है वो एक्चुअली चार्ज की वजह से है। तो चार्ज को लाने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ता था, जिसकी वजह से आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एग्जिस्टेंस देखा, राइट? ऐसे ही कुछ था। अब आपने किसी जगह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज रख लिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज वहां पे इकट्ठे हो चुके हैं, और जिसके वजह से आपने वर्क डन परफॉर्म किया और वहां पे पोटेंशियल आ गया। जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा वहां पे उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। सिंपली जब 2 जगह पे पोटेंशियल है, एक जगह पे हाई पोटेंशियल है, एक तरफ लो पोटेंशियल है, मतलब एक जगह आप कह सकते हो ज्यादा एनर्जी, एक तरफ कम एनर्जी है। तो जब 2 अलग अलग डिफरेंट एनर्जी या डिफरेंट पोटेंशियल वाले सिस्टम को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हो किसी एक्सटर्नल वायर के थ्रू या किसी भी थ्रू, तो ऐसे केस में क्या होता है कि हाई पोटेंशियल से एनर्जी शिफ्ट होना स्टार्ट होती है। कहां? लो पोटेंशियल की ओर। क्यों शिफ्ट होगी? इसलिए शिफ्ट होगी ताकि हाई पोटेंशियल की एनर्जी लो पोटेंशियल के और जा करके इन सब में इक्विवेलेंसी स्टैब्लिश कर सके। इससे होगा क्या? इससे ये होता है कि दोनों के बीच में जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा और इक्विटी आ जाएगी। और यही तो हर आदमी चाहता है कि हर चीजें इक्वल हो, तभी तो हम लोग एकदम शांति से बैठ पाएंगे। यहाँ पे भी वही होता है, 2 सिस्टम के बीच में जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, चार्जेस की वजह से ही तो पोटेंशियल होगा। एक तरफ ज्यादा चार्ज है, एक तरफ कम चार्ज है, तो हाई पोटेंशियल हाई चार्ज, लो पोटेंशियल लो चार्ज। तो ऐसे केस में हाई पोटेंशियल से चार्जेस जो है वो मूव करके कहां जाएंगे? लो पोटेंशियल की ओर, ताकि इनके बीच में पोटेंशियल सेम हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए। तो मेक श्योर कि जब भी चार्ज का मूवमेंट होगा, इसका मतलब एनर्जी शिफ्ट हो रही है, पोटेंशियल शिफ्ट हो रहा है। तो जैसे जैसे चार्ज का मूवमेंट होगा, तो चार्ज का मूवमेंट ये डिसाइड करेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यही सेम प्रिंसिपल हर जगह काम करता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक सेल हो, चाहे वो कंडक्टिंग वायर हो, एवरीथिंग एवरीवेयर। यही चीजें आपको याद रखनी है कि देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो मेन ओरिजिन है, इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक सा फंडा यही है कि जब तक आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा, जब तक आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट आपको नहीं मिलने वाला। तो मेक श्योर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कुछ ना कुछ हो, तभी इलेक्ट्रिक करंट का एग्जिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। मेक श्योर। अब यहाँ पे ये तो बातें समझ में आ गई कि पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को मैनेज कौन करेगा? 0 कौन करने की कोशिश करेगा? या फिर जो मूवमेंट है वो किसका हो रहा है? तो याद रखना चाहिए कि आप जब भी मूवमेंट के बारे में बात करते हो, और ये मूवमेंट कौन कर सकता है? केवल और केवल इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। और ये देखिए, मूवमेंट तो कई जगह पे होते हैं, क्योंकि मूवमेंट के जो 3 अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है कंडक्टर, एक है हमारा सेमीकंडक्टर, एक है हमारा इंसुलेटर, राइट? ऐसा आपने सुन रखा है। तो अगर मैं बात करूं कंडक्टर के बारे में, तो बेसिकली हम इलेक्ट्रिक करंट के जब बारे में बात करते हैं ना, तो हमारे पास सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सोर्स अगर कुछ है, प्रैक्टिकल सिस्टम कुछ है, और प्रैक्टिकल सब्सटेंस के फॉर्म में कंडक्टर ही होता है, और हर जगह हम कंडक्टिंग वायर ही यूज करते हैं। कंडक्टिंग वायर में मतलब मेटल, कंडक्टिंग वायर में ऐसा क्या होता है? तो कंडक्टिंग वायर में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट? फ्री इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? अभी बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे कहते हैं? जैसे कि कॉपर हो गया, आपका जिंक हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, इनके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से वीकली बाउंडेड होते हैं, तो उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऐसा ही कुछ होता है। और यही मैं अगर सेमीकंडक्टर के बारे में बात करूं, तो सेमीकंडक्टर हम बेसिकली ऐसे डेली लाइफ में तो यूज नहीं करते, लेकिन हाँ, सेमीकंडक्टर का भी यूज है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है। जब इलेक्ट्रॉनिक्स में आएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कंडक्टिविटी होती है, लेकिन उसके पीछे बेसिक सा प्रिंसिपल, बेसिक सा फंडा थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, उसके बारे में बाद में बात होगी। और जहां तक बात करें इंसुलेटर्स की, तो मैं इंसुलेटर के बारे में बता दूं कि कभी भी इंसुलेटर में कोई कंडक्टिविटी नहीं होती। क्यों? लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कंडक्टिविटी नहीं,
पॉसिबल है। यही कारण है कि जितने भी प्लास्टिक वगैरह होते हैं, रबर वगैरह होते हैं, ये सब कंडक्टिंग नहीं होते हैं, इंसुलेटिंग होते हैं, इसीलिए हम इसे एज ए कवर यूज करते हैं ताकि वो हमें इलेक्ट्रिक करंट से प्रोटेक्ट कर सके। ये कहानी हो गई किसकी, इंसुलेटर की। इंसुलेटर में कंडक्टिविटी नहीं होगी। आपका एयर क्या है, एयर किस चीज का एग्जांपल है, मैं बता दूं कि एयर एक इंसुलेटर का एग्जांपल है, राइट, याद रखोगे। और वहीं अगर मैं बात करूं वाटर के बारे में, तो वाटर एक आपका अलग अलग तरीका है। अगर आप किसी वेल के मतलब कुएं के पानी के बारे में बात करो तो कुएं के जो पानी होते हैं वो कंडक्टिंग होते हैं क्योंकि मिनरल होते हैं। जितना भी आप अर्थ से पानी निकालते हो या फिर बोरिंग वेल से पानी निकालते हो, ये सारी चीजें जो है वो कंडक्टिंग वाटर में आते हैं। वहीं अगर मैं टैप वाटर के बारे में बात करूं, डिस्टिल वाटर के बारे में बात करूं, तो ये आपका प्योर इंसुलेटर होता है क्योंकि इसका pH 7 होता है, इसमें कंडक्टिविटी नहीं होती। और मिनरल मीडियम होते हैं, मिनरल वाटर कंडक्टिंग होते हैं। मेक श्योर कि प्योर वाटर एक इंसुलेटर है, और जो आपके बोरिंग वेल से पानी आते हैं या फिर नॉर्मल आप रिवर वगैरह से लेते हो या फिर वेल से निकालते हो, ये सब हैंडपंप के जो पानी होंगे वो सब पानी, वो सब वाटर आपके कंडक्टिंग में आते हैं। इसमें मतलब कंडक्टिविटी हो सकती है। तो बेसिकली हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम कंडक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारा ये कंडक्टिविटी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात हो रही है वो कंडक्टर पे होगी। कंडक्टर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देखिए जब हम किसी वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को मूव कर दिया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस को मैनेज करने के लिए धड़ाधड़ भागते हैं, तेजी से भागेंगे। जब इलेक्ट्रॉन तेजी से एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन की ओर भागते हैं तो ये क्या इक्वल करना चाहते हैं, ये इक्वल करना चाहते हैं पोटेंशियल को, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो हो जाए। यही कहानी होती है। एक बात याद रखिएगा कि अगर मेरे पास दो सिस्टम है, मेरे पास एक सिस्टम ये है और एक सिस्टम ये है, और इनके बीच में यहाँ पोटेंशियल V1 है, यहाँ पे पोटेंशियल V2 है, इनके बीच में हमने वायर ये कनेक्ट कर रखा है, या मान लीजिए ये वायर ही है, तो यहाँ पोटेंशियल हाई है, यहाँ पोटेंशियल लो है। तो इसमें होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अभी डायरेक्टली नहीं होगा, इसको जब तक आप कनेक्ट ना करो तो सर्किट में इसको कनेक्ट करना पड़ता है। जब आप करंट चाहते हो तो करंट हमेशा ना क्लोज लूप में ये फ्लो करता है, ऐसे नहीं फ्लो करेगा, इसको आपको क्लोज लूप बनाना होगा। मेक श्योर कि आपका इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो कर सकता है जब सर्किट क्लोज हो, राइट। तो यहां पर भी वही कहानी है। अब ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे नहीं होता, जब ये सर्किट क्लोज करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तब तक होता रहेगा जब तक कि इसके लो पोटेंशियल को ये कंप्लीट ना कर दे। मेक श्योर कि ये लो पोटेंशियल को कंप्लीट ना कर दे। तो यहां पर इसका पोटेंशियल डिक्रीज अब होने लगेगा जब कनेक्ट करोगे सर्किट को, और इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। कब तक, जब तक इनके बीच में लेवलिंग ना हो जाए तब तक। तो इस तरीके के मूवमेंट को हम यहां से, तो इलेक्ट्रॉन भाग के जाएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, देखिए एक बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सेक्शन की ओर होता है। जहां पे नेगेटिव ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रॉन है, जहां पे पॉजिटिव ज्यादा है वहां पर आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन भाग के जाएगा, किसकी तरफ, दूसरी तरफ। अब एक तरफ से जब इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ भागता है ना, तो हाई पोटेंशियल को लूज करना चाहता है। जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, राइट, ऐसे समझ लीजिए कि पॉजिटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा इधर से, और इलेक्ट्रॉन इधर से चल करके आएगा इधर, ताकि इसका जो हाई पोटेंशियल है, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल है, वो वीक हो, कम हो और लेवल में आने की कोशिश करे। तो इस तरीके से इसका पोटेंशियल वीक होगा। तो हम ये कहते हैं कि इसका पोटेंशियल कहां शिफ्ट हो रहा है, इधर शिफ्ट हो रहा है। तो इधर से इधर को हम कहते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है। अब इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसका पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। तो हमने यहां पे कह दिया कि इसका पोटेंशियल डिक्रीज, इसका पोटेंशियल इंक्रीज, इसका डिक्रीज, इनका इंक्रीज। तो इस तरीके से यहां की एनर्जी जो है वो इधर शिफ्ट हो गई, समझिएगा भी। और ये इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है लेकिन एनर्जी तो इधर को जा रही है, नहीं समझे, फिर से समझिए। इलेक्ट्रॉन तो इधर से आ रहा है लेकिन एनर्जी तो इसकी बढ़ रही है ना। तो हमने कह दिया कि जो एनर्जी बढ़ने का जो रेट है वो किसका, सेकंड वाले का है। और ये एक्चुअली किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से। इलेक्ट्रॉन पे क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। तो हमने कह दिया जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो इधर से जरूर हो रहा है लेकिन एनर्जी तो इसकी बढ़ रही है, और इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से पॉसिबल हो पाया। इसलिए हमने कह दिया कि इलेक्ट्रिक करंट इज द कॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब बिना पोटेंशियल डिफरेंस के इलेक्ट्रॉन नहीं आते, और इलेक्ट्रॉन आए तो इसलिए एनर्जी जो है इसमें शिफ्ट होना स्टार्ट हुई, और यही कारण है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आया। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया जाता है, एज्यूम किया जाता है। समझ में आया? आइए अब देखते हैं पहला हमारा इस चैप्टर का टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट,
तो ये हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है इलेक्ट्रिक करंट? तो इसको हम सिंपल से लैंग्वेज में कह सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज शिफ्ट होगा। और ये चार्ज किस पर है? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन पे है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है जिसको हमने चार्ज कह दिया। तो यहाँ पे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो यहाँ पे आपने कह दिया द रेट ऑफ flow of charge through the conductor, through the conductor. This is called electric current। ये इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड एज आई। डिनोटेड एज आई। मेक श्योर कि यहां पर आपने क्या लिख रखा है? कंडक्टर। लेकिन एक बात ये याद रखिएगा कि चार्ज का मूवमेंट केवल कंडक्टर में थोड़ी होता है, सेमीकंडक्टर में भी हो सकते हैं। और हमारे किसी इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करूं, इलेक्ट्रोलाइट में भी होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में भी तो चार्ज है, लेकिन वहां पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उसमें होल्स वगैरह भी होते हैं। वो सब हम लोग आगे समझेंगे, डोंट वरी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना, वो बेसिकली कंडक्टर को ही डेडिकेटेड है, इसलिए हमने यहाँ पे कंडक्टर टर्म यूज किया। अदरवाइज आप चाहो तो कंडक्टर ना लिख करके सब्सटेंस भी लिख करके कर सकते हो। मेक श्योर कि यहां पर आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि बात किसके बारे में हो रही है। इट इज डिनोटेड एज आई। अब आई का फॉर्मूला जो है वो क्या बन गया? रेट ऑफ फ्लो। तो यहां पर रेट कैसे? तो अमाउंट ऑफ चार्ज मूव कर रहा है, तो एक साथ पूरा टोटल चार्ज नहीं जाता। तो अमाउंट ऑफ चार्ज मान लीजिए डेल क्यू है, और जो टाइम इंटरवल है वो टाइम इंटरवल टी है। रेट के बारे में बात होती है बच्चों, तो यहाँ पे टाइम इंटरवल लिया जाता है, और वो टाइम इंटरवल हो गया डेल टी। फॉर द इंस्टेंट टाइम इंटरवल या इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब होता है टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए, यही ना। तो जब टाइम इंटरवल छोटा हो जाएगा तो आप इसको क्या लिख सकते हो? dq अपॉन dt। मेक श्योर कि ये फॉर्मूला और ये ऊपर वाले फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है? अब ये जो टाइम इंटरवल है, ये कोई भी टाइम इंटरवल 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड कुछ भी ले सकते हो आप। इसको किसी भी टाइम इंटरवल के बीच में 2 से 5 सेकंड, 2 से 10 सेकंड। और ये छोटे टाइम इंटरवल के लिए, जब लिखते हो ना, तो आप इसको लिख देते हो डिफरेंशियल फॉर्म में। तो इसको हम लोग कह सकते हैं द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज आल्सो करेक्ट, राइट। तो ये इंस्टेंटेनियस दोनों सेम है, ये अलग नहीं है। यहाँ पे आप और लिख करके लिख दीजिएगा, सेम ही है, अलग नहीं होगा। अब मैं बात करूं इन ये डिफरेंशियल फॉर्मूले के अलावा कि आई जो है वो है कौन सी क्वांटिटी। मैं बता दूं, कोई भी क्वांटिटी के बारे में बात करें तो मैंने क्या बोला कि करंट का डायरेक्शन जब भी है किसी क्लोज लूप में होता है। अब क्लोज लूप में इलेक्ट्रॉन चलेंगे तभी करंट आएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा तो करंट भी नहीं आएगा। तो करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट कैटायन की डायरेक्शन होती है, राइट। तो इट हैज मैग्नीट्यूड के बिना होगा नहीं, इट हैज मैग्नीट्यूड and as well direction also and its direction along the कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, या फिर कह सकते हो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। मेक श्योर कि ये कैटायन के डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये पहली बात हो गई। तो यहां पर डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। तो आपको याद है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो दोनों हो, ऐसी क्वांटिटी को आप क्या रेफर करते हो? ऐसी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। बट इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये एक अलग बात हो गई। ये स्केलर क्वांटिटी इसके अलावा भी होती है, क्यों? जबकि इसके पास डायरेक्शन है। ऐसा कैसे हो गया? तो मैं बता दूं कि ये डायरेक्शन होने के अलावा ये कभी भी वेक्टर लॉ को होल्ड नहीं कर सकता। ये केवल और केवल एडिशन, नॉर्मल एडिशन लॉ, और नॉर्मल एडिशन लॉ अलजेब्रिक एडिशन लॉ को होल्ड करता है, राइट। बिकॉज
because it does not obey vector addition rule। ओके, तो ये वेक्टर एडिशन रूल को होल्ड नहीं करता है, तो ये किसको होल्ड करता है? सिंपली अलजेब्रिक सम के लॉ को होल्ड करता है। कैसे? अगर मैं ऐसे बात करूं कि मेरे पास ये दो वायर्स हैं और ये दो वायर्स एक्चुअली ये एक 3 एम्पियर और ये 4 एम्पियर का है और ये थर्ड जो है ये इस तरीके से कनेक्टेड है और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आपके हिसाब से इसमें क्या करंट आना चाहिए? आपके हिसाब से इसमें करंट आना चाहिए 7 एम्पियर, जो कि लॉजिकली सही भी है। बट वेक्टर रूल से क्या होना चाहिए? वेक्टर रूल से अगर मैं इसको 90 डिग्री पे सॉल्व करूं तो 5 एम्पियर आना चाहिए। आप जब सॉल्व करोगे ना i1 + i2 अंडर रूट में ये सब चीजें होंगी, तो अंडर रूट में i1 का स्क्वायर i2 का स्क्वायर 2i1 i2 cos थीटा, तो ऐसे हिसाब से इसमें 5 एम्पियर आना चाहिए, व्हिच इज रॉन्ग, ऐसा होता नहीं है। इसलिए ये नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन को होल्ड करता है और ये वेक्टर एडिशन को होल्ड नहीं करता। दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट? दिस इज स्केलर क्वांटिटी, राइट? अब हम आगे जानेंगे कि इसको स्केलर भी नहीं कहते हैं, एक्चुअली ये अलग ही क्वांटिटी है, लेकिन ये आपको फिलहाल के लिए 12 तक नहीं जानना, ये सब हम लोग आगे के अपर लेवल की स्टडीज में समझेंगे। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट हमारा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो भी डिस्कस कर लें। देखिए, आपको याद होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, क्योंकि मैं बता दूं कि एम्पियर एक फंडामेंटल क्वांटिटीज में आते हैं, इसको हम अदर किसी दूसरे टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इट इज एग्जिस्टेंट सिंपली ओन एग्जिस्टिंग क्वांटिटी, तो इसको हम लोगों ने इस सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रख रखा है। तो ऐसे केस में इट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, fundamental quantity, that means it cannot be expressed in other quantities, right? तो इसका जो डायमेंशन यूनिट होता है, इसका यूनिट एंड डायमेंशन याद रखिए, इसकी यूनिट होती है बच्चों एम्पियर और डायमेंशन होता है बच्चों ए। ये सिंपल है, ये किसी और टर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता। मेक श्योर। तो ये एम्पियर हो गया, इसके अलावा इसकी एक और यूनिट होती है, वो होता है सीजीएस में एब एम्पियर। मेक श्योर, एब एम्पियर। अब एब एम्पियर में क्या? तो 1 एब एम्पियर इज इक्वल टू 10 एम्पियर। 1 एब एम्पियर इज इक्वल टू 10 एम्पियर। मेक श्योर याद रखिएगा, या फिर आप कहते हो कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1/10 एब एम्पियर, याद रखिएगा। ये भी टर्म आपके दिमाग में रहना चाहिए। एक नेक्स्ट थिंग हम लोग देखेंगे, आपको मैंने क्या बताया कि किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही आपके चार्ज का मूवमेंट है, रेट ऑफ फ्लो है, और इससे हम लोग अमाउंट ऑफ करंट को जस्टिफाई करते हैं। जस्ट सपोज दैट इफ यहां पे इफ देयर आर n number of electron move through the कंडक्टर, मतलब मान लेते हैं कि स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स है जो कंडक्टर के थ्रू मूव कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ऐसे केस में हम इसी फॉर्मूले को जो हमने I = dq/dt लिखा है ना, अच्छा ये तो पता है कि आपको ये dt टाइम इंटरवल है, चाहो तो आप इसको एक और टर्म में भी लिखते हो बच्चों, मैं बता दूं I = q/t भी लिखते हो, और फिलहाल के लिए t ऑलमोस्ट टाइम इंटरवल है और वो अमाउंट ऑफ चार्ज है, ये चीजें दोनों सेम ही है, डिफरेंट नहीं है, तो याद रखिएगा t इज टाइम इंटरवल ऑफ कोर्स। तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि q = ne के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो इसको क्या लिख सकते हैं? q = ne, राइट? ये हो गया q = ne। ये अब यहाँ पे q ne को यहाँ पे रख दिया जाए तो ये नया जो फॉर्मेट है वो क्या निकल के आएगा? ये हो जाएगा बच्चों, देखो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख दूं क्या? I = q/t इज इक्वल टू ne/t। अब ये पता है ना आपको कि यहाँ n क्या है? n इज सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और e क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹। ये e की वैल्यू है, वेयर e इज इक्वल टू लिख देंगे 1.6 × 10⁻⁹। ये ऊपर लिख दिया गया बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे और सिस्टमैटिक ही लिखिएगा, इधर उधर नहीं होना चाहिए। आपको बस यहाँ पे लिख देना है कि वेयर स्मॉल e इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹। ये पूरा फॉर्मेट जो आपने सुना है ध्यान से समझिएगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से कंडक्टिविटी पॉसिबल है कंडक्टर्स में। सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं तो वहां पे
फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, होल्स भी होते हैं। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइट, तो वहां पर भी फ्री पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयंस होते हैं। और अगर आपसे मैं और दूसरे एटमॉस्फेयर में बात करूं, जैसे कि एटमॉस्फेयर में बात करूं 3D स्पेस में, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयंस, होल सभी चीजें काम में आती हैं। तो मेक श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीजें कैसे काम कर रही है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बच्चों, कुछ एग्जांपल देख करके समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन काफी होने वाले हैं और हर क्वेश्चन की डिटेल को ध्यान से समझिएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है 1000 माइक्रोकूलम्ब चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 2 मिनट्स, राइट, 2 मिनट्स। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। अब यहाँ कंडक्टर के थ्रू निकालना है, तो सिंपली आपको सॉल्यूशन करते समय ध्यान रखना है कि क्या क्या गिवन वैल्यूज है। तो 1000 माइक्रोकूलम्ब है, माइक्रोकूलम्ब को चेंज कर लीजिएगा -6 कूलम्ब, और इसको सॉल्व करोगे ना तो ये 10⁻³ है, ये 10⁻⁻6 है, तो ये -3 हो जाएगा और ये कूलम्ब हो गया। तो आपने ये क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया आपने अमाउंट ऑफ चार्ज। और टाइम इंटरवल दे रखा है 2 मिनट्स। तो याद रखेंगे कि टाइम इंटरवल हमेशा जो भी है मिनट में है, उसको स्टैंडर्ड में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। तो ये 2 मिनट्स को सेकंड में चेंज किया आपने, तो ये हो जाएगा 2 × 60, फाइनली ये हो जाएगा 120 सेकंड्स, राइट, 120 सेकंड्स। नाउ अब आपको क्या करना है, करंट निकालना है, तो आपको Q/T करके सॉल्व कर लेना चाहिए। और यहाँ पे Q की वैल्यू रख दीजिएगा, यहाँ पे टाइम की वैल्यू रख लीजिएगा, रख के डिवाइड कर लीजिए, आपकी I की वैल्यू आ जाएगी। कर लेंगे ना, इतना काम जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर व्हिच कंटिन्यूज 1 एम्पीयर करंट इन 1 सेकंड। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया 1 सेकंड में। तो आपको पता है ना सॉल्यूशन कैसे करना है। सॉल्यूशन करने के लिए I = क्या होता है, Q/T, राइट। यहां से आपको क्या पूछा गया है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां आप ध्यान दीजिएगा कि Q = हो जाएगा आपका IT, और फिर उसके बाद यहां पर Q की जगह पे आप लिख दीजिएगा Ne। तो यहां आप अगेन इसको आगे कर दीजिए, मैं यहीं पे कर रहा हूं, आप लाइन चेंज कर सकते हो। तो N = हो जाएगा IT/E, और E की वैल्यू तो जानते ही हो, E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19, और ये I की वैल्यू 1, T की वैल्यू 1, डिवाइड कर लीजिएगा, ये ऊपर 1 × 1 और नीचे 1.6 × 10⁻19, और ये आप डिवाइड करेंगे ना तो आएगा 6.25 × 10⁻, कितना, 18, चेक करिएगा 18 आएगा, और इतने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उसके थ्रू। तो नेक्स्ट हम चलेंगे, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। क्या है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है कि 1 मोल, तो मैं बता दूं 1 मोल में एटम कितने होते हैं आपको पता होगा, 6.022 × 10⁻23। दिस इज एग्जैक्टली एवोगैड्रो नंबर। अगर एक एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो ऐसे केस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आप निकाल सकते हो कि उतना ही होगा, 6.022 × 10⁻23। यहां पर ये बात तो क्लियर हो गई। अब आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द करंट। तो करंट निकालने के लिए आप क्या करिएगा, सिंपली आप I = Q/T यहां रख दीजिए, और Q की जगह पे क्या लिखोगे, एक्चुअली मैंने क्या बोला, Ne, तो यहाँ पे Ne/T से लगा सकते हो। N की वैल्यू कितना रखोगे, 6.022 × 10⁻23, और साथ में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, और अपॉन में टाइम कितना दे रखा है, 1 सेकंड। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख लेंगे, और कितना होता है 1.6 × 10⁻19 रख लीजिएगा, और यहाँ पर बाकी सब डिवाइड करना, इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं बच्चों, 6.022। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में कितना अमाउंट ऑफ जो करंट है, इफेक्टिव करंट फ्लो करेगा पर सेकंड के लिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन 10⁻18 cations move east and 10⁻18 anions moves toward the west. Find electric current एट पर सेकंड। तो पर सेकंड में उस सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। तो याद रखिए फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट एट पर सेकंड। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे पर सेकंड यूज कर लीजिएगा, पर सेकंड। तो इन पर सेकंड सॉल्यूशन में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट में कैटायंस भी हैं, इलेक्ट्रिक करंट में एनायंस भी हैं, और दोनों इफेक्टिवली मूव करते हैं, बस डायरेक्शन अलग अलग होता है। तो ऐसे केस में आप सॉल्व कर लीजिए। हालांकि आपको मैं बता दूं कि अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, कैटायंस का अलग सॉल्व कर सकते हो, एनायंस का अलग सॉल्व कर सकते हो, दोनों करंट को फाइनली ऐड कर सकते हो, ये आपके पास रूल है। या फिर आप इसको एक काम कर सकते हो, एक साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के भी डील कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ कैसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर लास्ट के बारे में बात करूं मैं, तो I = बच्चों लिख सकते हो Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
इंटू ई। ये कैसे हो गया एक्चुअली मैं बता दूं अगर आपको समझ में नहीं आया तो। एक्चुअली होता है Q बाई टी, राइट। तो यहाँ पे दो तरीके के चार्ज हैं, इसको तो आप N लिखते हो, Ne अपॉन टी, राइट। और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की है, नंबर ऑफ एनायंस और कैटायंस दोनों के बारे में बात हो रही है। तो Ne प्लस और एनायंस के बारे में बात करें तो ये एनायंस के लिए ये लिख दिया हमने T, और इन दोनों को आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन एनायन और कैटायन दोनों पे चार्ज तो सेम ही रहता है। अब आपको क्या करना है, इसको लिखना है 10 टू द पावर 18 प्लस 10 टू द पावर 18, ये दोनों की वैल्यू सेम है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये कैटायंस और एनायंस जो भी है ये आपका उस सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जिसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी। और टाइम की वैल्यू कितनी दे रखा है, पर सेकंड के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे 1 सेकंड लिखेंगे और आई की वैल्यू निकाल लेंगे। कर लीजिएगा बच्चों, आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे ना 10 पावर 18 10 पावर 18 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 18, और यहाँ पर आपने क्या लिखा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन 1। फाइनली यहाँ पे 10 पावर 18 10 पावर माइनस 19 ये क्या हो जाएगा 10 पावर माइनस 1, और 2 को 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.8 आएगा। अब ये 0 फाइनल इसको मल्टीप्लाई किया आपने तो ये आया 3.2, फाइनली ये तो कर लिया, और इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 बचा, तो ये आएगा लगभग 0.32, राइट। तो ये आंसर आपका आएगा 0. ये आंसर है 3.2 10 पावर माइनस 1, या फिर आप कह सकते हो 0.32। कर लेंगे ना। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोगों को थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन याद होगा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, अगर आपने 11th में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो। अब हम लोग डिफरेंशिएशन बेस्ड इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे, और जहां पर ये डिफरेंशिएशन बेस्ड है तो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आपको आना ही चाहिए, चाहे आप मैथ्स के हो चाहे वो आप बायो के हो, तो मेक श्योर कि आप तो इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर हम लोग 5th क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि डिफरेंशिएशन बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर वेरीज विद टाइम, जो कि एक चार्ज का फंक्शन है टाइम के रिस्पेक्ट में, 3t² + 4 कूलम। फाइंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एट 3 सेकंड। मतलब आपको अमाउंट ऑफ चार्ज तो दे रखा है, मतलब वेरी कर रहा है। अब तक जो आपने देखा था वो कांस्टेंट चार्ज के लिए था, अब वेरिंग चार्ज है, मतलब ये टाइम के साथ चेंज होगा। तो ऐसे केस में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको लर्न होना चाहिए कि हम लोग इसको टाइम के साथ वेरी करने वाले हैं, तो डिफरेंशिएशन ही करना है, ये तय कीजिए। और अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पे d dt ये लिख देना है, और अमाउंट ऑफ चार्ज की वैल्यू क्या है 3t² + 4, राइट। अब यहाँ इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आपको याद है कि डिफरेंशिएशन जब हम किसी फंक्शन का करते हैं, जैसे आप dx कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में ही करना है, मतलब जिस फंक्शन का कर रहे हो वो x का फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में ही कर पाओगे। तो अगर पावर n है तो इसका आपका जो डिफरेंशिएशन है वो आएगा nx टू द पावर n - 1, राइट। ऐसे ही कुछ करते हो आप, सिंपली यहां भी कर दीजिए 3t²। तो 3 तो आपका कांस्टेंट टर्म है, 3 का आप कर नहीं पाओगे। 2 जो रेज में है वो आगे शिफ्ट होगा, और t टू द पावर 2 से डिक्रीज होके 1 हो जाएगा, 1 लिखेंगे नहीं। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में करना था, ये 0 हो गया। फाइनली i = लिख दिया आपने 6t। अब आपको ये करंट मिला, ये करंट भी वेरिंग है टाइम के रिस्पेक्ट में, लेकिन आपको कितने टाइम में निकालना है 3 सेकंड में निकालना है। फॉर 3 सेकंड, तो i = क्या लिखेंगे 6 × 3, फाइनली 18 एम्पियर, राइट। तो ये हो गया आपका करंट, क्लियर। अब हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो भी आप डील कर सकते हो। आइए तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज गिवन एज qt = 4t² + 2t + 3। ये चार्ज जो है टाइम के साथ वेरिंग है, और इसका फंक्शन दे रखा है। आपको i की वैल्यू निकालनी 2 सेकंड्स में, i की वैल्यू निकालनी 4 सेकंड्स में, और एवरेज करंट निकालना है 4 सेकंड में, राइट। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिए हैं, आइए डील करते हैं क्वेश्चन कैसे करा जाए। तो सिंपली है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। I = dq/dt, जैसा कि मैंने बताया वेरिंग करंट है, मतलब टाइम के साथ वेरी कर रहा है आपका जो करंट की वैल्यू। आप कैसे निकालोगे, तो ऐसे डिफरेंशियल फॉर्म में निकालते हो, d dt, चार्ज की वैल्यू 4t² + 2t + 3। चलिए सॉल्व करिए इसको। तो सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 4t² को टाइम के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8t, राइट। जो आपको पता था, इसके पहले मैंने किया था, 2 आगे आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई, और यहाँ पे t का t के रिस्पेक्ट में सिंगल है, तो यहाँ पे t का t के रिस्पेक्ट में 1 होता है बच्चों, याद रखिएगा।
2 और सिंपली अगर कांस्टेंट का करोगे तो कांस्टेंट का क्या होगा 0। तो फाइनली परेशान नहीं होंगे जिनको डिफरेंशिएशन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। बस याद रखें कि किसी भी सिंगल फंक्शन का जिसका रेज पावर ना हो तो ऐसे केस में उसका 1 और जिसके पावर रेज हो तो उसके लिए हमने फॉर्मूला बता रखा तो उसी को आप डील करिएगा। तो यहाँ पर 8t प्लस 2। अब आपको करंट निकालना है कितने सेकंड्स के लिए निकालना है। तो आपको अगर मान लीजिए निकालना है 2 सेकंड के लिए तो आपको क्या करना है, अब बस सॉल्व कर देना है फॉर 2 सेकंड के लिए। तो आपको I is equal to 8 into 2 plus 2 that is what 18 ampere, right? 18 ampere is the करेक्ट आंसर। सिंपली इस तरीके से 4 सेकंड के लिए भी निकाल लीजिएगा सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, सेकंड तो आप कर ही ले रहे हो। एवरेज करंट कैसे निकालेंगे, देखिए एवरेज कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, अमाउंट ऑफ चार्ज पहले क्या था, इनिशियल टाइम इंटरवल में क्या था, अब 4 सेकंड में क्या है वो निकाल लीजिएगा, 4 से डिवाइड कर लीजिए हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन तो है ही, तो आप जब थर्ड क्वेश्चन करोगे मतलब सी वाला पोर्शन करोगे तो सबसे पहले आपको t इज इक्वल टू 0 सेकंड में निकालना चाहिए कि चार्ज क्या होगा। तो 0 में यहाँ पे टाइम की जगह पे 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0, ये भी पूरा 0, आपको क्या मिला 3 कूलम। अब मुझे 4 सेकंड के लिए भी निकाल लेना चाहिए, तो 4 सेकंड मतलब 4 टाइम्स मतलब यहाँ रख दीजिए। अब 4 का स्क्वायर 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 4 जा आपको क्या मिल जाएगा 64 यहाँ पे आपने 4 रख दिया, 64 एंड 8 कितना मिला बच्चों 64 एंड 8 यहाँ पे ऐड किया 72 और 375 हो गया, तो 75 कूलम ये हो गया। फाइनली आपको एवरेज करंट निकालना है तो आपको क्या करना होगा, आपको अमाउंट ऑफ चार्ज देख लीजिए अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज क्या था, पहले हमारा कितना 3 से स्टार्ट हुआ है, 3 पहले ही था 75। तो आपको क्या करना है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है 75 माइनस 3 अपॉन 4 डिवाइड कर लीजिएगा, आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ गया कैसे करना था। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन और डील करेंगे जो कि आपको अमाउंट ऑफ चार्ज निकालने के लिए पूछा जाता है, जिसमें आपको इंटीग्रेशन भी आना चाहिए। आइए देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन होने वाला है जो कि इलेक्ट्रिक करंट का है। आइए डील करते हैं क्वेश्चन क्या है और इसके लिए थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन का पोर्शन आपको आना चाहिए। तो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज गिवन बाय, यहाँ पे करंट दे रखा है जो कि टाइम के साथ वेरिंग है, मतलब वेरिएशन करंट है, और यहाँ पे फाइंड करना है टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज एट द इंटरवल 0 to 4 सेकंड। ये टाइम इंटरवल दे रखा है आपको, कैसे डील करेंगे आइए समझते हैं। तो आपको पता है सिंस वी नो दैट I इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था dq अपॉन dt, राइट। तो यहाँ पे dq इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो I dt। अब आपको टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकालने के लिए इसे क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि जब भी कोई फंक्शन वेरिएबल होता है तो इंटीग्रेशन करते हैं, राइट। इंटीग्रेशन जब आपको टोटल निकालना हो और जब आपको पार्शियल निकालना हो, रेट निकालना हो, तो आप डिफरेंशिएट करिए, कोई इशू नहीं। तो यहाँ q इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज निकालने के लिए अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे निकालेंगे, q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू कितने साइन टाइम पे 4। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। तो स्टार्ट हुआ है 0 से और फाइनल हुआ है 4 पे। तो अब आप यहाँ पे लिख दीजिए I और dt, ओके। तो फाइनली 0 to 4 इंटीग्रेशन का साइन। अब फाइनली आपने क्या लिख देना है, फंक्शन क्या है, फंक्शन 3t स्क्वायर प्लस 2t dt, ओके। अब इंटीग्रेट करने का एक छोटा सा रूल आपको याद होना चाहिए कि आप इंटीग्रेट करने जा रहे हो तो x टू द पावर n dx का करना जा रहे हो, और ये फंक्शन जो है वो x का है और आप x के रिस्पेक्ट में ही कर सकते हो। तो फाइनली ये वैल्यू आ जाएगी x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, राइट। ऐसे होता है, इसके रेस पावर में भी एक इंक्रीज होगा और डिनोमिनेटर में भी एक टर्म सेम आ जाएगा, यहाँ पे n प्लस 1। तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हो ना। अब करिए 3 को कर नहीं सकते आप, t टू द पावर 2 है, 2 प्लस 1 हो जाएगा और सेम क्वांटिटी नीचे भी आएगी। तो फाइनली यहाँ पे q इज इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या, यहाँ पे आपने 3 को बाहर किया और t टू द पावर 3 अपॉन 3, ये हो गया इस रूल से। ये रूल ध्यान दीजिएगा, ये रूल से किया है। और फाइनली 0 to 4 इसका टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल को कहीं मत ले जाइए, वो रहेगा साथ में। और यहाँ पे प्लस, आप प्लस यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ये प्लस हो गया। फाइनली 2t t के पावर में भी हमें 2 मिलेगा अपॉन 2। सिंपली इसी तरह करेंगे, पावर में अभी क्या था, पावर में 1 था, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2। और फाइनली 0 to 4 इसका इंटरवल हो गया। और आगे तो कुछ है नहीं, तो इसलिए इसको छोड़ दीजिए, ये 3 टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 पावर 3 और प्लस यहाँ पे 2 कैंसिल, और फाइनली आपको मिला 4 के पावर 2। सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, क्या मिलेगा, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 64, राइट। 64 प्लस इसको करोगे तो कितना आएगा
16 ऐड करना है सिंपली, तो कितना हो जाएगा 80 कूलम, राइट, 80 कूलम। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। और कैसे करना है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन के प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं करना है। समझ में आ गई बात? तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तो बात करेंगे करंट डेंसिटी के बारे में और बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह के बारे में भी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। जय